वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है समर वेकेशन में माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट्स क्या प्लानिंग करें और कैसे समर वेकेशन का टाइम जो है वो अच्छे से इस्तेमाल करें। ओके, सो शुरू करते हैं। सो अगर आप फ्रेशर है यानी कि आप जस्ट 12th का या 12वीं का एग्ज़ाम दे चुके हैं और आपके पास अभी ये समर वेकेशन का टाइम है जहाँ पे आप आगे क्या करना है या किस स्ट्रीम में जाना है, कौन सा सब्जेक्ट चुनना है, ये सोचने के लिए इसके बारे में कुछ और आपको जानकारी चाहिए तो वो आप जानकारी हासिल करने के लिए आपके पास समर वेकेशन वाला जो ये मई महीने का टाइम होता है वो बहुत अच्छा है। ओके, सो अगर आप 12th के बाद ग्रेजुएशन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन के लिए चाहे वो ना कि सिर्फ साइंस में बात करूंगी यहाँ पे, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो या फिर साइंस। तो अभी साइंस में वैसे तो बहुत सारे अलग अलग विषय है जो आप अप्लाई कर सकते हैं और आप ग्रेजुएशन के लिए वो विषय आपके सिलेबस में या फिर आपके कोर्स में आप ले सकते हैं। ओके, तो वैसे तो बीएससी में 3 साल होते हैं और पहले 2 सालों में आपके पास 2 सालों का समय होता है और थर्ड ईयर के लिए यानी तीसरे साल के लिए आप एक विषय आप स्पेशलाइजेशन के लिए चुनते हैं। ओके, तो अगर आप समझो माइक्रोबायोलॉजी के लिए जाना चाहते हैं तो आपको फर्स्ट ईयर में सारे सब्जेक्ट्स होंगे यानी कि बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपका माइक्रोबायोलॉजी, ये सब होगा। सेकेंड ईयर में इसमें से एक आध सब्जेक्ट निकल जाता है और थर्ड ईयर में आपको जो सिर्फ स्पेसिफिक सब्जेक्ट चाहिए आपके ग्रेजुएशन के लिए वो रह जाता है। ओके, तो अगर आप नए हैं, आपको कुछ भी आइडिया नहीं है माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, तो फिर आप ये समय इस्तेमाल करें, थोड़ा इन्वेस्ट करें। मालूम है कि 12वीं के बाद आपको बहुत आपका स्ट्रेस रिलीज हो जाता है, यू फील वेरी लाइट, आप रिलैक्स करना चाहते हो, लेकिन फ्यूचर का भी तो कुछ सोचना चाहिए, सही है। तो यदि आप पहले ही गलती कर देते हैं सब्जेक्ट चुनने के लिए, फिर जाके आपको लगता है कि नहीं अभी मुझे चेंज करना है, तो वो सब झंझट से आप बच सकते हैं। ओके, तो माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी ये दो अलग अलग फील्ड्स है और इसके बारे में इंटरनेट पे बहुत सारी जानकारी है जो आप जाके पढ़ सकते हैं, चाहे यूट्यूब पे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ओके, तो यदि आप अगर माइक्रोबायोलॉजी में नए हैं तो इसे अपना विषय और इसे अपने विषय के रूप में चुनने से पहले यह विषय के बारे में अधिक जानने में आपका जो समय है वह आप इन्वेस्ट करें, खर्च करें। ओके, ये बात हुई सिर्फ फ्रेशर्स के बारे में। यदि आप माइक्रोबायोलॉजी के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो क्या करें, तो सबसे अच्छा यहाँ पे ऑप्शन जो है वो है यूट्यूब का प्रयोग करना। ओके, तो आप यूट्यूब पे जाके क्या क्या सर्च कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने कुछ ऑप्शंस दिए हैं। व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी, अगर आप माइक्रोबायोलॉजी के बारे में जानकारी चाहते हैं तो ये सब टाइप करके आप हासिल कर सकते हैं। यही सेम आप बायोटेक्नोलॉजी के बारे में भी टाइप करके जानकारी हासिल कर सकते हैं। सो व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी, व्हाट आर डिफरेंट सब्जेक्ट्स दोज आर टॉट अंडर माइक्रोबायोलॉजी। तो अभी माइक्रोबायोलॉजी ये सिर्फ एक विषय नहीं है, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर और भी बहुत सारे टॉपिक्स है, अलग अलग सब्जेक्ट्स है जो पढ़ाए जाते हैं। ओके, ये सब कुछ मिल के माइक्रोबायोलॉजी का सिलेबस बनता है। ओके, तो बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स है। आगे अगर आप मास्टर्स में भी माइक्रोबायोलॉजी में जाना चाहते हैं तो इन अलग अलग सब्जेक्ट्स में से कोई एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट आप चुन के आपका मास्टर्स का डिग्री भी ले सकते हैं। देन थर्ड इज व्हाट आर बैक्टीरिया, फंगाई, वायरसेस एंड अल्गी। अभी ये बहुत बेसिक है, आप नए हैं माइक्रोबायोलॉजी में तो फिर आपको ये पढ़ना चाहिए। अगर आपको सूक्ष्म जीव शास्त्र यानी जो सूक्ष्म जीव है जो हम आंखों से नहीं देख सकते उनके बारे में पढ़ना आपको अच्छा लगेगा, अच्छा लगता है या फिर आप इंटरेस्टेड है, तो फिर आप ये सब पढ़ ले, जान ले इन टॉपिक्स के बारे में। उसके बाद आपको देखना है जनरल माइक्रोबायोलॉजी क्या है, व्हाट इज इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। देन बैक्टीरिया जो है जो हम पढ़ते हैं माइक्रोबायोलॉजी में,
वो कैसे मीडिया पे ग्रो करते हैं, कैसे दिखते हैं। ओके, ये सब आप अगर जान ले तो आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा। फिर आप देखो आपका इंटरेस्ट और बढ़ता है, आपको अच्छा लगता है ये सब देखना पढ़ना, तो फिर आप माइक्रोबायोलॉजी चुन सकते हैं या फिर आप कोई और सब्जेक्ट चुने। हमारा अगला पॉइंट है कि अगर आप पहले से ही माइक्रोबायोलॉजी के छात्र हैं तो अगले वर्ष के लिए पढ़ाई शुरू करें। ओके, तो इसका मतलब है कि आप ऑलरेडी ग्रेजुएशन में है आपके किसी भी साल में, चाहे वो फर्स्ट ईयर हो तो आप सेकेंड ईयर के पढ़ाई के लिए चालू कर सकते हैं। आप सेकेंड ईयर में हो तो आप थर्ड ईयर की पढ़ाई चालू कर सकते हैं। और अगर आप थर्ड ईयर में हैं और अभी आपको मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास बहुत अच्छा समय है। अगर आपको कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स देने हैं, क्योंकि कई कॉलेजेस में इंस्टीट्यूट्स में एंट्रेंस एग्जाम्स होती है, तो आप यह समय एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए भी आप लगा सकते हैं। ओके, तो ये बात हुई अगर आप ऑलरेडी माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो। अगर आपको ये भी जानना है कि आप ये कैसे चालू कर सकते हैं अगले साल की पढ़ाई, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सिलेबस डाउनलोड करना है अगले साल का। और उसके बाद एक एक टॉपिक जो आपको आसान लगे, जिसके बारे में आपने पहले से ही आपके पहले वर्ष में पढ़ा है और उसके आगे वाला ये टॉपिक है कंटिन्यूएशन में, और तो आप ये आसान टॉपिक आपको लगता है तो आप YouTube पे जाके इसके बारे में देख सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स इजी लैंग्वेज में अवेलेबल है जो आप पढ़ के समझ सकते हैं। YouTube पे आप आपका कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। ओके, तो आप यह समय थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करें ताकि आपका अगला साल थोड़ा अच्छा जाए। ओके, तो इसके बाद आपको क्या करना है, आप कुछ नोट्स बना सकते हैं आपके लिए, चाहे थोड़े रफ हो चलेगा, लेकिन जब आपको ये कॉलेज में पढ़ाया जाएगा विषय तो आपको थोड़ा ऑलरेडी आइडिया होगा कि आपने ये पढ़ा है, आपको समझ आएगा और आप एग्जाम्स के लिए थोड़ा प्रिपरेशन कर सकते हैं पहले से ही। अगर हम बात करें डेजर्टेशन की या फिर थीसिस की, तो जो MSc पार्ट 2 के स्टूडेंट्स हैं उन्हें सेमेस्टर 2 में डेजर्टेशन आता है। तो सेमेस्टर 2 पे शुरुआत करने से अच्छा है कि आप अभी से आपका थीसिस या फिर जो प्रोजेक्ट आता है पार्ट 2 में उसके बारे में आप सोचना चालू करें। ओके, तो क्या होता है सेमेस्टर 2 में अचानक से आपको गाइड दिया जाता है या फिर प्रोफेसर दिया जाता है और आपको उनके साथ कुछ टॉपिक एक आध टॉपिक चुन के काम करना होता है 3 से 4 महीने में। तो इससे अच्छा है कि आप कम से कम 2 विषय पहले से ही चुन लें समर वेकेशंस में। फिर उसके बारे में लिटरेचर रिव्यू यानी साहित्य समीक्षा, यानी जो इंटरनेट पे काम ऑलरेडी मौजूद है, जो पेपर्स पब्लिश किए हुए हैं उन्हें पढ़ना, उसे कहते हैं साहित्य समीक्षा। इसके बारे में आपको और भी जानकारी मिल जाएगी। मेरे चैनल पे ऑलरेडी एक थीसिस राइटिंग या फिर रिव्यू राइटिंग का वीडियो अपलोडेड है, वहाँ पे आपको पता चलेगा व्हाट इज लिटरेचर रिव्यू। ओके, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो साहित्य समीक्षा करने से क्या होता है, हमें पता चलता है कि क्या काम किया है और क्या करना और बाकी है। तो उसके ऊपर से आपका जो टॉपिक है वो आप चुन सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें से इतना इतना काम बाकी है, तो क्या आप ये काम कर सकते हैं आपके कॉलेज लेवल पे। तो अगर आप कर सकते हैं तो आप वो टॉपिक चुन लें। और एक बात यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है, वो है कि आपका इसमें इंटरेस्ट, आपका सबसे रुचिकारक विषय आपको चुनना है। ओके, तो ही आपको काम करने में मज़ा आएगा और आपको और उसके बारे में पढ़ना जानना अच्छा लगेगा। ठीक है, क्योंकि बाद में जब आप आपका थीसिस पूरा कर लेते हैं तो आपको एक प्रेजेंटेशन देना होता है। वहाँ पे आपको बाकी के लोग टीचर्स आपको क्रॉस क्वेश्चन यानी आपको अलग अलग तरह के प्रश्न पूछते हैं। तो आपको आपके टॉपिक के बारे में सब कुछ जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे भी लिटरेचर रिव्यू आपको काम आता है। ओके, बेसिक से लेके कुछ भी सवाल किया जा सकता है। तो आपके पास समर वेकेशन का टाइम है जो आप इन्वेस्ट करें और आपका लिटरेचर रिव्यू अच्छा तगड़ा कर ले। ओके,
अपने प्रोजेक्ट के लिए योजना बनाना शुरू करें। सो आप थोड़ा बहुत प्लानिंग स्टार्ट कर सकते हैं पहले से ही कि आपको जब आपका डिसर्टेशन का समय आ जाएगा तो आपको कहाँ से शुरुआत करनी है। आपके पास ऑलरेडी अगर लिटरेचर रिव्यू है यानी कि साहित्य समीक्षा है तो आप तुरंत आपका प्रोजेक्ट चालू कर सकते हैं। बाकी स्टूडेंट्स दरअसल ऐसे ही होता है कि स्टूडेंट्स टॉपिक तब जाके डिसाइड करते हैं जिसमें उनका ऑलरेडी 10 से 15 दिन का समय निकल जाता है। उनको लिटरेचर रिव्यू करना होता है, फिर ये तय करना होता है कि काम कौन से पार्ट पे काम करना है। ओके, तो इसमें क्या हो जाता है, आपका कम से कम 1 महीना निकल जाता है और फिर आपको बाद में डेडलाइन को मध्य नज़र रखते हुए आपको काम करना होता है और आपके ऊपर बहुत प्रेशर आ जाता है। ओके, तो आप समर वेकेशंस को अभी से इस्तेमाल करें। और नेक्स्ट है वाइवा प्रश्नों के ऊपर भी आपको काम करना है। इससे क्या होगा, आपका समय बचेगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो लाइक करना, शेयर करना ये वीडियो आपके फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।